हेलो बच्चों, तो आज हम लोग पढ़ेंगे मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से और नीट जेईई मेन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। फिलहाल हम लोग तो अभी बात कर रहे हैं बोर्ड की। तो मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल बड़ी थ्योरी है, बहुत सारे फार्मूला आएंगे और बहुत सारे क्वेश्चन भी होंगे इस पर। तो मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो मान लेते हैं कि लेट Q जो है चार्ज है, M इक्वल टू क्या है, मास है, और V जो है आपका वेलोसिटी है। ये सब किसका है? सब किसका है? चार्ज पार्टिकल का। जो पार्टिकल है उसकी ये सब चीजें हैं। ओके, और R जो है, R वो रेडियस है, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, सर्कुलर पाथ में ही चलेगी, ये भी हम लोग बात करेंगे अभी। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पर आपको इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म दिया हुआ है। इस तरह से दिया हुआ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, क्लियर है। और इसमें कोई चार्ज पार्टिकल अगर एंट्री कराते हैं तो वो पाथ कैसा होगा? सर्कुलर होगा। अब क्यों? क्या ये सर्कुलर ही होगा? ये भी चेक करना है। इसमें दो बातें चेक करनी है कि क्या ये पाथ सर्कुलर ही होगा, ये कैसे होगा, और अगर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होगी तो हो सकती है ऐसे घूमे या तो ऐसे घुमाए, निगेटिव रहेगी तो कैसे घूमेगी, ये सारी बातें करनी है यहाँ पर। क्लियर है? तो हम क्या कर रहे हैं कि हम मान लेते हैं कि इसमें एक सर्कुलर पाथ में एक चार्ज पार्टिकल मूव कर रही है। तो अगर मूव करेगी तो उसकी वेलोसिटी हम मानते हैं कि यहाँ पर इस तरह से है, सपोज दैट मान लेते हैं ना, पहले फिर मान लेते हैं कि इसकी वेलोसिटी मैंने ऐसे घूम रही है। ठीक है, ऐसे घूम रही है तभी तो इस पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी कहाँ होगी? इधर होगी। क्लियर? B किधर दिया हुआ है ये आप देख रहे हैं। इसमें जो B दिया हुआ है वो माइनस K कैप में है। B जो वेक्टर है वो माइनस K कैप में है। तो हम लिख सकते हैं कि जो B वेक्टर है B, वो है आपको B माइनस K कैप, और V जो है V वेक्टर वो है V माइनस I कैप। ठीक है, तो जो FB होगा, FB मैग्नेटिक फोर्स किसी चार्ज पार्टिकल पर, वो होगा V क्रॉस B। तो Q प्लस में लिया गया है, और V को हमने क्या लिखा है और B को क्या लिखा है, तो यहाँ पर हो जाएगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं V और माइनस I क्रॉस B माइनस K। तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगी, और I क्रॉस K माइनस J हो जाएगी। तो यहाँ पर लिखेंगे QVB माइनस J। सही है। ये मैग्नेटिक फोर्स कहाँ लगी है? नीचे की तरफ लगी है, नीचे की तरफ, FB बिल्कुल सही है। यानी हम मानते हैं क्या, इधर Y, इधर क्या मानते हैं X, इधर क्या मान रहे हैं? Z मान रहे हैं। ठीक है, तो इधर तो हो गया माइनस एक्स और इधर हो गया माइनस वाई। तो इस पॉइंट पे फोर्स कहाँ लगा है? नीचे लगा है।
है ना, तभी तो ये सर्कुलर पाथ में मेंटेन करिए, सर्कुलर पाथ को मेंटेन करिए। अब फिर यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो चार्ज पार्टिकल इधर जाएगी तो फोर्स किधर लगेगा, इधर लगेगा। कैसे कैसे, यहाँ पर देख लो भाई, यहाँ पर अब की बार भी कहाँ चली गई, माइनस जे में। अब मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, माइनस के में। तो पहली बात की माइनस जे यहाँ, माइनस के यहाँ, तो माइनस माइनस तो प्लस हो गया। और जे क्रॉस के, जे क्रॉस के क्या होता है, आई होता है, तो ये फोर्स है ना, सही है। यानी यहाँ पर पॉइंट अब बन के क्या आती है, जरा देखिए, यहाँ पर एफ बी इधर लगेगी और यहाँ पर एफ बी यहाँ लगेगी, इधर लगेगी एफ बी, यहाँ वेलोसिटी इधर होगी। तो इस तरह से मोशन हो गई। ओके, तो अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं, कुछ बातें लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे यार, देखना है, एफ बी वेक्टर ऐसे, तो एफ बी जो वेक्टर है वो हो गया क्यू भी और बी, एक तो ये बात होगी। नाउ मैग्नेटिक फोर्स बैलेंस, मैग्नेटिक फोर्स बैलेंस बाय सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स, बिकॉज, ऐसे लिखिए, सो चार्ज पार्टिकल मूव्स इन सर्कुलर पाथ। चार्ज पार्टिकल मूव्स इन सर्कुलर पाथ, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि मैग्नेटिक फोर्स हमेशा कहाँ लग रही है, टुवर्ड्स द सेंटर। तो ये मैग्नेटिक फोर्स एक और फोर्स लाएगी, सेंट्रीपिटल फोर्स, क्योंकि ये सेंटर की तरफ लग रही है। तो हम लोग क्या लिखेंगे कि एम भी का स्क्वायर बटे आर इज इक्वल टू एफ बी, यानी ऐसे लिख सकते हैं, एम भी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर इज इक्वल टू एफ बी आ जाएगा। यानी एम भी स्क्वायर बटे आर इज इक्वल टू क्यू भी और बी। एम भी बटे आर इक्वल टू क्यू बी, यानी आर इज इक्वल टू एम भी बटे क्यू और बी। ये हो गए रेडियस, ये क्या बन गए, रेडियस। अब यहां पे दो तीन बात हमको मिल रही है। एक ये मिल रही है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड, यहां पर देखिएगा, इफ मैग्नेटिक फील्ड into the page if magnetic field into the page ये कहाँ हो, अंदर, into the page and चार्ज हो वो क्या हो, पॉजिटिव हो, देन मूव्स इन एंटी क्लॉकवाइज। अगर क्रॉस में मैग्नेटिक फील्ड दिया हो और चार्ज क्या हो, पॉजिटिव हो, तो वो चार्ज पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज पे मूव करेगी। दूसरी बात, एंड क्यू क्या हो, निगेटिव, देन मूव्स
इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मूव्स इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। किधर चलेगी? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेगी, है ना। एंड Q नेगेटिव देन मूव्स इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेगी। सिमिलरली इफ मैग्नेटिक फील्ड onto the page, तो बिल्कुल कहानी क्या होगी? उल्टा हो जाएगी। सामान्य यहाँ डॉट डॉट इस तरह से दिया हो, इसमें कोई पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल कैसे मूव करेगी? इस तरह से पॉजिटिव, उल्टा मूव करेगी। और निगेटिव वाली कैसे मूव करेगी? ऐसे मूव करेगी, माइनस के सेम। ठीक है, ये ऐसे कर्व में पूछता है, एग्जाम में ये पूछता है कर्व वाली बात, है ना। अब हम लोग क्या करेंगे? सम इम्पोर्टेंट इससे फार्मूला निकालेंगे। कैलकुलेशन ऑफ रेडियस, कैलकुलेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, मोमेंटम, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें हम लोग कैलकुलेट करेंगे इसमें वन बाय वन करके। तो कैलकुलेशन ऑफ रेडियस में तो हम अभी बात किए थे कि रेडियस कैसे निकालेंगे हम लोग। तो ऐसे कर सकते हैं, रेडियस मतलब कैसे? mv स्क्वायर बटे r इज इक्वल टू क्यू भी और b। तो रेडियस इज इक्वल टू mv डिवाइडेड बटे क्यू बी। दूसरी बात है कि mv इज इक्वल टू क्यू बी आर, तो इसको लिख सकते हैं मोमेंटम। तो क्यू बी आर यानी P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल B डायरेक्टली प्रोपोर्शनल R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q। मोमेंटम बहुत पूछता है कि मोमेंटम किस बात पर डिपेंड करता है। अगली बार काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू ये होता है 1/2 mv का स्क्वायर। तो इसको आप एक लाइन और लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी 1/2 m स्क्वायर v स्क्वायर 1/m। तो 1/2m m इंटू v इसका स्क्वायर, ठीक है। और mv इज इक्वल टू है QBR, mv इक्वल टू QBR। तो काइनेटिक एनर्जी को K से सिंबल देते हैं, काइनेटिक एनर्जी का सिंबल K से रखते हैं। तो K 1/2m और QBR इसका क्या हो गया? स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या? Q का स्क्वायर, B का स्क्वायर और R का स्क्वायर डिवाइडेड बटे 2m। काइनेटिक एनर्जी वो क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल B स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल R का स्क्वायर। इस तरह करना है, ठीक है ना, काइनेटिक एनर्जी। अब इसी में बात करेंगे क्या? टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी की अगर हम बात करें तो इसमें लिख सकते हैं क्या कि एम भी इज इक्वल टू क्यू बी आर। तो इसको लिख सकते हैं V इज इक्वल टू QBR डिवाइडेड बाई M, ऐसे लिख सकते हैं। और टाइम पीरियड बराबर क्या लिखेंगे? 2πr, एक रिवोल्यूशन का डिस्टेंस अब बटे क्या? V। तो यहाँ पर लिख सकते हैं T इज इक्वल टू 2πr डिवाइडेड बटे
भी का मतलब क्यू बी आर डिवाइडेड बाई एम, तो आर से आर कटेगा, तो टी इज इक्वल टू हो गया 2 पाई एम डिवाइडेड बटे क्यू बी। टाइम पीरियड नहीं स्पीड पे डिपेंड किया और नहीं रेडियस। अगर इसमें बात करें कि t बराबर अगर लिखते हैं t इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा, t बराबर 2 पाई बटे ओमेगा लिख सकते हैं ना, t बराबर 2 पाई बाई ओमेगा। तो यहीं पर अगर हम लिखें 2 पाई बटे ओमेगा, तो 2 पाई बाई ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एम डिवाइडेड बाई क्यू बी। 2 पाई से 2 पाई हट जाएगा, तो ओमेगा इक्वल टू जो आएगा वो आएगा क्यू बी डिवाइडेड बटे एम, क्यू बी बाई एम आएगा क्यू बी बाई एम। फ्रीक्वेंसी जो होती है वो क्या होती है 1 बाई टी, तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 बटे टी का मतलब यहाँ पर हो गया 2 पाई एम डिवाइडेड बटे क्यू बी। फ्रीक्वेंसी न्यू 1 बाई क्या टी, न्यू इज इक्वल टू 1 बटे 2 पाई एम बटे क्यू बी, क्यू बी बटे क्या हो गया 2 पाई एम। इसमें और इसमें कुछ बातें हैं, क्या है यहाँ पर लिख सकते हैं, नाउ टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड कॉमा फ्रीक्वेंसी and angular frequency does not depends on speed and radius. Now time period, frequency and angular frequency does not depends on speed and radius। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, जेईई मेन में एडवांस में भी कई बार ये पूछा है बात, है ना, नीट में भी पूछा है, बोर्ड में भी पूछा है। अब ये जो इतने भी फार्मूला थे इस पे हम लोग आधारित कुछ क्वेश्चन करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड लाइक हम लोग कर सकते हैं इस पे, ठीक है। तो करते हैं क्या क्वेश्चन, तो एक सिंपल क्वेश्चन लिया गया है, करें क्या, एन इलेक्ट्रॉन इज प्रोजेक्टेड विथ अ वेलोसिटी ऑफ 10 to the power 5 मीटर पर सेकेंड एट राइट एंगल टू द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। देखो भाई, राइट एंगल टू द मैग्नेटिक फील्ड, राइट एंगल टू द मैग्नेटिक फील्ड, means that v वेक्टर परपेंडिकुलर, तो पाथ कैसा होगी सर्कुलर, पाथ विल बी सर्कुलर पाथ होगी इसकी, ठीक है। तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं, एम भी इज इक्वल टू क्यू बी और आर, आपको रेडियस निकालना है, तो आर इज इक्वल टू एम भी डिवाइडेड बटे क्यू बी। तो एम की अगर बात किया जाए तो 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg, और Q की बात किया जाए तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। और किसकी बात करते हैं,
और b दे रखा है, b, तो b दिया हुआ है, इसको हटा दे पहले। v दिया हुआ है, v 10 टू द पावर 5 मीटर पर सेकेंड, और जो b है उसका वैल्यू है 0.019 गॉस। तो एक गॉस में 10 टू द पावर -4 टेस्ला, 1 गॉस इक्वल टू 0.019 इंटू 10 टू द पावर -4 टेस्ला। चूँकि टेस्ला में वैल्यू लेके जाना ही है, तो हम लोग क्या लिखेंगे अब, फ्रॉम फर्स्ट अगर फर्स्ट देखा जाए तो R इक्वल टू एम भी, m और v, तो m का मतलब 9.1 10 टू द पावर -31, और v का मतलब 10 टू द पावर 5 डिवाइडेड बाई है आपका q। q का मतलब है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, ठीक है। और b का मतलब है 0.19, इस तरह से, गुड आउट। तो इंटू 10 टू द पावर -4, ठीक है। तो हम लोग इसको अगर सोल्व करें तो क्या मिलना चाहिए, क्या मिलेगा, देखिएगा इसको सोल्व करते हैं। तो पहली बात कि जो अप्रोक्सीमेट है उसको अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं जो करने लायक होगा। जैसे इसको हम लोग 9.1 को 9 कर सकते हैं, तो 9 कर देते हैं। 10 टू द पावर -31 इंटू 10 टू द पावर, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसको हम लोग 16 कर देते हैं, इसको 16, ये हो गया 20, तो 20 को ऊपर भेजेंगे तो प्लस हो जाएगा, होगा। और इसको भी ऊपर भेजते हैं, इसको करते हैं कितना 1.9, नीचे में लिखते हैं 10 टू द पावर 1.9 करेंगे तो 1 दशमलव यहाँ, फिर यहाँ, तो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 1.9। अब समझिए बात को, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका, ये हो गया 26, यहाँ पर हो गया 9 इंटू 10 टू द पावर, ये हो गया 26, है ना, और यहाँ पर है -31, तो -5, 10 टू द पावर -5, और यहाँ पर आ गया आपको 16 और 1.9, इस तरह से बात आ गई, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, R को लिख सकते हैं, अगर इसको हम सोल्व करें तो क्या मिलेगा, देखिएगा 16 और 1.9, तो ये हो गया 54, यानी 4 हो जाएगा, और ये फिर हो गया 9, और ये हो जाएगा 14, 5, ये हो गया फिर 6, और ये हो गया 1, ये हो गया 4, ये हो गया 0, 2, और ये हो गया 3, ऐसे, है ना, इतना आया। यानी ये आ गया 9 डिवाइडेड बटे 304, इतना वैल्यू जा रहा है। और 10 टू द पावर माइनस कितना, 5, 10 टू द पावर -5 मीटर में आ रहा है। तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, पॉइंट में अगर ये करते हैं तो 3 तो हो जाएगी, इसको अगर पॉइंट में लेते हैं, पॉइंट में वैल्यू, तो ये 90 के आसपास होगा ना, ये 30 है ना, तो लगभग हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 3 इंटू 10 टू द पावर -5 मीटर। देख लो भाई, है ना, ये सही है, -31, और ये हो गया -19, ऊपर गया है 20, और ये हो गया, एक मिनट,
पहले से 10 टू द पावर 5 p तो था ना, ये तो छोड़ दिया हम लोग। 10 टू द पावर 5 पहले से 10 टू द पावर 5 है ना भाई, ये देखो -31 है भाई, और यहाँ पर ये देखो इसको हटाकर इसको 20 करके ऊपर ले गए 20, और यहाँ पर इसको यहाँ शिफ्ट करें तो -6, ये ऊपर गया तो +6, एक और छूट रहा है 10 टू द पावर 5। आंसर से पता चल गया था, है ना, ठीक है ना, क्योंकि इतना छोटा रेडियस हो ही नहीं सकता। तो 10 टू द पावर 5 सब में रखते जाइएगा, तो यहाँ पर ही 10 टू द पावर 5 है, यहीं पे हटा दो इसको, है कि नहीं, इसको हटा देंगे यहीं पर, बस इतना ही होगा, ये आंसर होगा, ठीक है, लगभग में ये होगा। एक और क्वेश्चन इसी तरह का करते हैं, छोटा सा क्वेश्चन। इलेक्ट्रॉन्स मूविंग एट राइट एंगल टू अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कंप्लीट्स अ सर्कुलर ऑर्बिट इन 10 टू द पावर -6 सेकेंड। तो क्या दे रखा है आपको, टाइम पीरियड दिया रखा है 10 टू द पावर -6 सेकेंड। राइट एंगल है तो इलेक्ट्रॉन है, तो इसका चार्ज दे रखा है Q 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, ये दे रखा है। B, कैलकुलेट द वैल्यूज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये कैलकुलेट करना है। मास दे रखा है 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg। तो T बराबर जो होता है फार्मूला वो क्या होता है 2πm/Q, और B है ना, तो हमको निकालना है क्या B, तो B निकालना है तो 2πm और डिवाइडेड बटे T, डिवाइडेड बटे T इंटू Q। तो यहाँ पर लिखेंगे B इक्वल टू 2π का वैल्यू 3.14 इंटू M 9.1 10 टू द पावर -31 और डिवाइडेड बटे T 10 टू द पावर -6 और Q 10 टू द पावर -6 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, तो ये हो जाएगा 25, ऊपर चला जाएगा, है ना, तो हो जाएगा 26। तो ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 3.14 इंटू 9 इंटू 10 टू द पावर -31 इंटू 10 टू द पावर 26, सही है ना। तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर -5 पावर में, तो डिवाइडेड बटे 16, क्या कर दिया मैंने 16, तो ये हो जाएगा 8 और कट जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा आपको 3.14 इंटू 9/8, 9/8, तो क्या लिखना चाहिए हम लोग को 1, फिर क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा तो 8, फिर 1, फिर क्या हो जाएगा 2 इंटू 10 टू द पावर -5 टेस्ला। इसी को अगर एक लाइन और लिखते हैं तो कुछ ऐसा होगा, इसी को अगर मल्टीप्लाई किया जाए जैसे 3.14 और 1.12, तो ये हो जाएगा 8 2 6 4 1 और 3, फिर 4 1 और 3 8 6 और ये हो गया 11 और ये हो गया 4, 11 और 1 5 और ये हो गया 3, 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा B इक्वल टू जो आएगा वो आएगा कितना 3.5 2 लगभग 10 टू द पावर -5 टेस्ला, है कि नहीं, या इसी को लिख सकते हैं, ये आंसर हो गया। और B इज इक्वल टू 3.52 गॉस, ये भी आंसर क्लियर। अब हम लोग क्या करेंगे ना कि ये तो था मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी दोनों परपेंडिकुलर, अब कुछ एंगल से हो तो पाथ कैसा होगा, ठीक है ना,
बात समझ रहे नहीं, इसका तो पाथ सर्कुलर था। अब देखते हैं कि कुछ एंगल से रखते हैं तब क्या होगा, ठीक है। तो अभी हम लोग पढ़े थे मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड में वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे पर क्या थी, परपेंडिकुलर थी, है ना। तो एक बात इसमें लिख देते हैं क्या कि when V perpendicular B, then पाथ क्या होगी, सर्कुलर होगी, ठीक है, सर्कुलर। और ये सर्कुलर में क्लॉकवाइज होगी, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, है ना, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। ये इस बात पर डिपेंड करती है कि चार्ज पार्टिकल कैसी है, यानी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डिपेंड्स ऑन मैग्नेटिक फील्ड, डिपेंड्स ऑन मैग्नेटिक फील्ड एंड नेचर ऑफ चार्ज, नेचर ऑफ चार्ज इस बात पर डिपेंड करती है कि वो किस नेचर का चार्ज है। ये सब बात मैंने कर चुका है। अब क्या है, when angle between ठीक है ना, एंगल बिटवीन चार्ज पार्टिकल, एंगल बिटवीन वेलोसिटी v एंड b इज एक्यूट एंगल, यानी थीटा ग्रेटर देन 0 डिग्री और लेस देन 90 डिग्री, देन पाथ जो होगा पाथ विल बी हेलिकल, यानी हेलिक्स, है ना। पाथ जो होगी वो क्या होगी, हेलिक्स होगी, है ना। पाथ जो होगी वो हेलिक्स, यानी हेलिकल पाथ होगा, हेलिकल पाथ या हेलिक्स पाथ, ठीक है। अब इसका हम डायग्राम अगर बनाते हैं, इसका हम लोग डायग्राम बनाते हैं। मान लीजिए कि आपको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है एक्स एक्सिस में, ठीक है, एक्स एक्सिस में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है और उस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में इनिशियल वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है वो हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल से है, हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल से। मान लीजिए ऐसा दिया हुआ इस तरह से, ये हो गया एक्स एक्सिस और ये हो गया आपका बी वेक्टर, ये हो गई आपको वाई एक्सिस, जो इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है। और इसमें किसी चार्ज पार्टिकल का एंट्री कराना है, इसी में मान लीजिए इस तरह से हम किसी चार्ज पार्टिकल को एंट्री कराते हैं, ऐसे इस तरह से v वेलोसिटी से देते हैं, तो इसके दो कंपोनेंट टूट जाएंगे। इसका दो कंपोनेंट टूटेगा, एक इधर टूटेगा जिसका नाम पड़ गया v पैरेलल, और एक इधर टूट गया जिसका नाम पड़ गया क्या, v परपेंडिकुलर, है ना। एक v पैरेलल और दूसरा v परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे जो v पैरेलल है, वेक्टर है ये, तो v जो पैरेलल है वो है v cos थीटा एलोंग b वेक्टर, सही है, एलोंग b वेक्टर। और ये हो गया आपका v परपेंडिकुलर, मिला क्या, v साइन थीटा एलोंग
परपेंडिकुलर along परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, ये बी वेक्टर के परपेंडिकुलर है। तो ये जो है ये कांस्टेंट वेलोसिटी की तरफ भागना चाहेगी, क्योंकि कोई फोर्स नहीं लगेगा ना, कोई फोर्स नहीं लगेगा। जब ये चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के दिशा में ही चले, कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के दिशा में चले तो उस चार्ज पार्टिकल पे कोई फोर्स नहीं लगेगी। तो जब फोर्स नहीं लगेगी तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी? जीरो। जब एक्सेलरेशन ही जीरो हो जाएगी तो उस पार्टिकल का मैग्नीट्यूड, मतलब उस पार्टिकल का वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम रहेगा। तो इधर वेलोसिटी उसका है, तो इसका मतलब है कि वो इधर शिफ्ट करते हुए चली जाएगी, इधर क्या करेगी? शिफ्ट करते हुए चलेगी। और ये जो है ये वो बी पे परपेंडिकुलर है, तो ये सर्कुलर पाथ भी बनाएगी। यानी कहने का मतलब है कि सर्कुलर पाथ बनाते हुए और भागते चली जाएगी। तो ऐसा पाथ तो हेलिकल होता ही है, ऐसे सर्कल बनाता है, ऐसे सर्कल बनाते हुए ऐसे आता है, तो उसकी सेंटर भाग रही है। समझ में आया बात? बस समझ गए। हेलिकल का मतलब क्या हुआ? हेलिक्स का मतलब ऐसे हो ना, सर्कुलर पाथ में ऐसे अपना चलते जाओ, सर्कल बनाते जाओ, जैसे जैसे इस तरह का है कि नहीं? सेंटर यहाँ, उसके बाद यहाँ, उसके बाद यहाँ, ऐसा बात। तो इसी को हम लोग क्या करेंगे ना, इस तरह से दिखाएंगे रफ डायग्राम में, इस तरह से। इस तरह से दिखा सकते हैं, है ना। पहले यहाँ थी, अब कहाँ चला गया? सेंटर यहाँ चला गया, फिर कहाँ चली गई? यहाँ चली गई सेंटर। सेंटर से शिफ्ट करते जाती है। और इतना ये वाली जो दूरी है, दो सेंटर के बीच की जो दूरी है, उसका नाम हम लोग पिच देते हैं। पिच, पिच क्या है? दो सेंटर के बीच की दूरी है ना। जैसे पिच बनाना मतलब कि यहाँ से पॉइंट चलना चालू किया, घूम फिर के कहाँ चली आई? यहाँ आ गई। ये भी हो सकता है, ये वाला और ये वाला दूरी भी पिच हो सकता है कि नहीं। तो यहाँ सेंटर से तो पूरा टाइम लिया है 1 टाइम पीरियड, और ये दूरी कैलकुलेट कर सकते हैं। इधर वेलोसिटी आपको क्या है? v cos थीटा। और टाइम कितना लगाया? एक रिवोल्यूशन किया तब ना वहाँ सेंटर बना। दूसरा सेंटर एक रिवोल्यूशन के बाद बना, ये दूसरा सेंटर। तो टाइम पीरियड क्या हो गया? 1 रिवोल्यूशन का टाइम पीरियड। तो 1 टाइम पीरियड दिया हुआ है आपको, है ना। और ये आपको वेलोसिटी क्या करना है? और ये इधर का वेलोसिटी दिया हुआ है v cos थीटा। तो ये वाली दूरी निकालनी है, मतलब पिच निकालनी है ना। इसका नाम पिच बोलते हैं, PITCH इसका नाम है। PITCH इसको इस तरह से बोलते हैं, पिच बोलते हैं इसको, ठीक है। तो नाउ यहाँ पर लिखते हैं, नाउ we know that the loop formed due to v sin theta, which is perpendicular to the B. So we can write, क्या कर सकते हैं भाई? हम लोग लिख सकते हैं, so we can write, हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? m और v sin थीटा, है कि नहीं। मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है तो कंपोनेंट लेंगे इसका, और क्या? QBR होता है, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप v निकालना चाहो या r निकालना चाहो तो इस तरह से निकलेगा, mv sin थीटा डिवाइडेड बटे q इंटू बी।
ये रेडियस लिख देंगे। ठीक है, मोमेंटम यहाँ सब निकाल सकते हैं, ये मोमेंटम क्यू भी आ रही होगी, तो R बराबर एम भी साइन थीटा बटे क्यू भी हो जाएगी। अब बात करेंगे क्या, टाइम पीरियड की। अगर मान लेंगे मैं बात करता हूँ किसका, टाइम पीरियड की बात करें, या और सारी क्वांटिटी की अगर बात करते हैं तो क्या बोलेंगे इसको, इसी में कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेशन, इसी में कैलकुलेशन ऑफ टाइम पीरियड, कैलकुलेशन ऑफ टाइम पीरियड। तो T बराबर होता है 2 पाई R अब बटे V, 2 पाई R बटे क्या V, तो V क्या, V साइन थीटा। यहाँ पर लिखेंगे 2 पाई R, R का मतलब एम भी साइन थीटा डिवाइडेड बाई क्यू बी डिवाइडेड बटे भी साइन थीटा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, 2 पाई एम डिवाइडेड बटे क्यू बी टी। सेम वैसा ही अगर बात करते हैं क्या फ्रीक्वेंसी, तो 1/t होता है, तो लिखेंगे क्या क्यू बी डिवाइडेड बटे 2 पाई एम। लिख सकते हैं ऐसा, t बराबर 2 पाई एम बटे क्यू बी, या फ्रीक्वेंसी इजकल टू 1/t इजकल टू क्यू बी बटे 2 पाई एम। तो इसमें क्या मिल रहा है ना, टाइम पीरियड, पहले में तो मिल रहा था कि टाइम पीरियड डज नॉट डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी एंड रेडियस, इसमें लिखा है क्या, डज नॉट डिपेंड्स ऑन V एंड R, पहला बात। दूसरा है कि डज नॉट डिपेंड्स, डज नॉट लिखना है, डज नॉट, डज नॉट डिपेंड्स ऑन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन उस बात पर डिपेंड नहीं करता है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पर डिपेंड नहीं करता। ठीक है ना, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पर डिपेंड नहीं कर रहा है। ठीक है, एक वर्ड इसमें था क्या, पिच, PITCH, सिंबल P ही दे रहे हैं, है ना। It is distance, है ना, covered by charge particle, along external magnetic field in one rotation या one time period, in one rotation or one time period, ठीक। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे भाई, मैंने कहा था कि उधर एक्सेलरेशन क्या होगी, अलोंग एक्स एक्सिस 0 होगी, अलोंग एक्स एक्सिस एक्सेलरेशन 0। तो हम लोग ऐसे लिखते हैं, अलोंग एक्स एक्सिस, या ऐसे लिखेंगे अलोंग बी, अलोंग मैग्नेटिक फील्ड, एलोंग मैग्नेटिक फील्ड के एलोंग मैग्नेटिक फील्ड की अगर हम बात करें तो ऐसे लिख सकते हैं ना, एक्सेलरेशन क्या है 0, v क्या है v cos थीटा,
और ये क्या है भाई, कांस्टेंट। ठीक है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं क्या, पिच इज इक्वल टू वी कॉस थीटा इनटू क्या, टी। तो यहाँ पर लिख सकते हैं वी कॉस थीटा इंटू 2 पाई एम डिवाइडेड बटे क्यू बी। तो v cos थीटा यहाँ से लिख सकते हैं 2 पाई एम v cos थीटा डिवाइडेड बटे क्या, क्यू बी, और ये हो गया पिच। p इक्वल टू 2 पाई एम बटे क्यू बी इंटू कॉस थीटा, ये पिच निकालने का, इसकी यूनिट किस में होगी, मीटर में, है ना। यूनिट किस में होगी इसकी, मीटर में यूनिट लिखाई जाएगी, मीटर। अब इस पे हम लोग कुछ आधारित क्वेश्चन करते हैं, है ना। तो जब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई चार्ज पार्टिकल को रिलीज करते हैं कुछ एंगल से, तो पाथ कैसा होगा, हेलिक्स होगी, याद रखना होगा भाई। जैसे कि मैं नोट में एक बात लिख रहा हूं, यहाँ पर नोट में लिख रहे हैं कि पहला इधर मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है, इसी में कोई चार्ज पार्टिकल को ऐसे फेंका जा रहा है, बी है ये, तो पाथ कैसा होगा, स्ट्रेट, पाथ स्ट्रेट होगा। पाथ कैसा होगा, स्ट्रेट, सीधा चलेगी। दूसरा, इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड अंदर दिया, अंदर माइनस के कैप लिख सकते हैं, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, आई कैप लिख सकते हैं। तो इसमें कोई चार्ज पार्टिकल को अगर रिलीज करते हैं ना, जैसे ऐसे फेंकते हैं इस तरह से, तो वो ऐसे फॉर्मेट कर लेंगे। मतलब पाथ कैसा होगा, सर्कुलर, पाथ हो गया सर्कुलर। ठीक है, अब कुछ एंगल से अगर प्रोजेक्ट किया जाए तो पाथ कैसा होगा, हेलिक्स। जो पाथ बनेगी वो हेलिक्स बनेगी। यानी कहने का मतलब है कि थर्ड में अगर देखा जाए कुछ एंगल से फेंकते हैं, जैसे इस तरह से है और इसमें किसी पार्टिकल को नहीं इस तरह से हो, और ये वेलोसिटी दिया जाए v, और ये कौन है, b, तो ऐसे हो जाएगी इस तरह से, पाथ हेलिक्स होगी। है ना, स्ट्रेट लाइन, सर्कुलर और हेलिक्स। ठीक है, अब इस पे हम लोग कुछ बेस्ट क्वेश्चन करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे, है ना। क्वेश्चन करते हैं, हमारे पास एक क्वेश्चन है, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, है ना, पर है आसान। एन इलेक्ट्रॉन इमिटेड बाई अ हीटेड कैथोड, कैथोड को हीट करने से वहां से क्या निकल रहा है, इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। एंड एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस, और वो एक्सेलरेट करने लगा किसमें, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 2.0 किलो वोल्ट। ध्यान देना, सॉल्यूशन की बात करते हैं। तो पोटेंशियल जो दिया हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस, वो दिया हुआ है पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल टू दिया हुआ है 2.0 किलो वोल्ट, यानी V इक्वल टू है, वो है कितना, 2 × 10⁻³ वोल्ट। ठीक है, इतना वोल्ट दिया। इंटर्स अ रीजन विथ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, B इक्वल टू 0.15 टेस्ला। डिटरमाइन ट्रिजेक्ट्री, मतलब पाथ, ट्रिजेक्ट्री मतलब
डिटरमाइन द ट्रिजेक्टरी, ट्रिजेक्टरी का मतलब पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इफ द फील्ड इज, पहला में परपेंडिकुलर वाला केस, यहां पर पहले वेलोसिटी निकालो। नाउ एन इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड in potential difference, then तुम लोग क्या लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ई इंटू वी, है ना। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू ई इंटू वी, ये वर्क डन है, क्यू इंटू वी वर्क डन है, मैंने वर्क एनर्जी थ्योरम है एक तरह का, है ना। तो काइनेटिक एनर्जी का मतलब हुआ 1/2 mv का स्क्वायर, स्पीड ये हो गया 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 इंटू पोटेंशियल 2 किलो वोल्ट, 2 इंटू 10 टू द पावर 3 वोल्ट। यहाँ पर हमको स्पीड निकालना है, क्या निकालना है, स्पीड। तो v का स्क्वायर इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, ध्यान दीजिएगा, इंटू 2 इंटू 10 टू द पावर 3 और डिवाइडेड बाई यहाँ पर फिर 2 और डिवाइडेड बटे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको पता है 9 इंटू 10 टू द पावर 9, ये मालूम है आपको। तो इसको सोल्व करेंगे तो क्या मिलने वाला है, जरा देखिए। v का स्क्वायर इक्वल टू, ये हो गया 4 और ये दशमलव इसमें देता 20, तो ये हो गया आपको 16, यहाँ पर हो गया 4 और 10 टू द पावर -20 इंटू 10 टू द पावर 3। नीचे में अगर बात किया जाए तो 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 और ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 34। तो इसको हम लिख सकते हैं v इज इक्वल टू 16 इंटू 4 इंटू 10 टू द पावर -20 इंटू 10 टू द पावर 34 और डिवाइडेड बटे लगभग 9 रूट अंडर। सबको बाहर कर सकते हैं ना, इसको सब बाहर हो जाएगा, सब बाहर होगा, है ना। तो सबको बाहर किया जाए तो v इज इक्वल टू मिलेगा, ये मिलेगा आपको 4, यहाँ पर मिलेगा 2, यहाँ पर 3 और 10 टू द पावर -10 इंटू 17। सही है ना। तो इसको लिख सकते हैं क्या, 8/3 इंटू 10 टू द पावर 7 मीटर पर सेकेंड, ये स्पीड हुआ। अब ये सोल्व करना है। ट्रेजेक्ट्री मतलब पाथ, ट्रेजेक्ट्री मतलब यहाँ पर पाथ है ना। ट्रेजेक्ट्री मतलब पाथ, पाथ का मतलब रेडियस, मतलब आपको रेडियस निकालनी है। तो पहला में क्या निकालना था, जब परपेंडिकुलर हो, जब v b पे क्या हो भाई, परपेंडिकुलर। और दूसरा में निकालना है जब कुछ एंगल से हो। तो v b, तो फॉर्मूला क्या होगा, r इज इक्वल टू एम वी बटे q और b, ये फॉर्मूला है। तो r मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 10 टू द पावर -31 और v का वैल्यू 8/3 इंटू 10 टू द पावर 7, q का वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 और किसका वैल्यू है b कितना था सब, हाँ, b का जो मान था, b का मान वो 0.15 और b का वैल्यू था 0.15 टेस्ला। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, r इज इक्वल टू, इसको लगभग 9 लिख लें, 9 10 टू द पावर -31 और यहाँ पर लिख सकते हैं 16, आइए हो गया 20 और ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 20 और 7 यहाँ पर है तो हो जाएगा 27 और बच जाएगा कितना 8/3 और क्या बच रहा है, हाँ 0.15
तो इसको फिर लिखेंगे क्या, 10 टू द पावर 2 डिवाइडेड बाय 15। देख लीजिए सही है। तो इसको ऐसे लिखते हैं 8 2 और इसको लिखेंगे 3 और ये लिखेंगे 5। ध्यान दीजिएगा, ये हो गया 5। तो आपको जो मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, R इक्वल टू 10 टू द पावर, पहले तो देखिए भाई मिल रहा है, यहाँ पर 2 मिल रहा है और यहाँ पर 5, तो 1 बाई कितना 2 इंटू 5 10 हो जाएगा और ये हो गया 10 टू द पावर माइनस 31 इंटू 10 टू द पावर 29, 10 टू द पावर 29। तो यहाँ पर R इक्वल टू 1 बाई क्या 10 हुआ, 1 बाई 10, यानी ये हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस 32 इंटू 10 टू द पावर 29, तो 10 टू द पावर माइनस 3 मीटर, यानी R इज इक्वल टू 1 मिलीमीटर। ये आंसर होगा। बी में क्या कह रहा था, बी में क्या कह रहा था कि चार्ज पार्टिकल मूव्स विथ एन एंगल 30 डिग्री। जब चार्ज पार्टिकल 30 डिग्री से चलेगी तब, व्हेन चार्ज पार्टिकल मूव्स एन एंगल 30 डिग्री, यानी बी में था कि व्हेन चार्ज पार्टिकल moves an angle of 30 डिग्री। तो क्या करना है, सब वही रहेगा, खाली R इज इक्वल टू एम भी साइन थीटा हो जाएगा डिवाइडेड बटे क्यू बी। तो ये वाला तो हमने निकाल लिया ना, ये वाला निकाला था, कितना आया, ये वाला निकाला तो 1 मिलीमीटर आया या 10 टू द पावर माइनस 3 मीटर आया। अब R इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 3 मीटर इंटू मीटर इंटू साइन 30 डिग्री, तो क्या होगा, R इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 3 इंटू 1/2 मीटर, यानी R इज इक्वल टू 0.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 मीटर, चाहे ऐसे लिख सकते हैं 0.5 मिलीमीटर। ठीक है, R बराबर 0.5 मिलीमीटर आ गया ये, है ना। तो ये रहा मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो उस पे आधारित क्वेश्चन है, ये हेलिक्स वाला है था और एक था परपेंडिकुलर। ठीक है, इतना हम लोग इस लेक्चर में पढ़े। आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर जो करेंगे इसके आगे टॉपिक को हम लोग बढ़ाएंगे ना। तो अभी ना आप रिवीजन करो, बोर्ड लायक हम लोग बातें कर रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करिए और बोर्ड में अच्छे मार्क्स लाने की कोशिश करें, है ना। हम लोग को कोशिश रहेगी कि अच्छा से अच्छा मार्क्स आए, आपका कम समय में अच्छे से अच्छे मार्क्स हम लोग कवर करें। तो आज का लेक्चर हम लोग यही समाप्त करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए